अस्सलाम वालेकुम। अभी से थोड़ी देर पहले एक रावलपिंडी की अदालत ने चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर उनके नॉन बेलेबल नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं। ये 9 मई के वाक़यात हैं, उसी सिलसिले में वारंट जारी हुए हैं। तो प्रोग्राम में इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के नॉन बेलेबल वारंट जारी करना बड़ी एक अनयूजुअल स्टेप होता है, और उस अदालत ने लिया है तो अब उसका क्या फॉलो आउट हो सकता है, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर। दूसरा बड़ी जो ख़बर है आज की, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का जो बातचीत का अमल है आखिरी किस्त की जारी करने के लिए, तकरीबन हतमी एक फ़ाइनल राउंड उसका चल रहा है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद आज रात लेटर ऑफ इंटेंट जो है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए जाए और मुआहदा हो जाए, जिसके नतीजे में आखिरी किस्त जो 1.1 अरब डॉलर की है वो जारी हो जाए। ये 1.1 अरब डॉलर बज़ाते ख़ुद उतना बड़ा अहमियत का हामिल नहीं है जितना IMF से एग्रीमेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जितने ममालिक से या जितने अदारों से पाकिस्तान को कर्ज़ मिलता है, अगर IMF ऑन बोर्ड ना हो तो सारे अपना हाथ रोक लेते हैं। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ IMF से ये आखिरी किस्त लेनी है, बल्कि इसके साथ ही साथ एक 3 या 4 साल का एक प्रोग्राम करना है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत हाल है, जिसमें 25 से 30 अरब डॉलर सालाना दरकार है पाकिस्तान को। किसी ज़माने में हमें 1-1.5 अरब डॉलर चाहिए होता था, तो सऊदी अरब से उधार तेल ले लिया, UAE से पैसे ले लिए, या चाइना से कहा 500 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक में रख दो तो हमारा काम चल जाता था। अब 25 से 30 अरब डॉलर हमें चाहिए, और वो कोई दुनिया का मुल्क हमें देने पे तैयार नहीं है। IMF के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे तो फिर बाकी ममालिक भी और बाकी अदारे भी, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ADB है, वो ऑन बोर्ड आते हैं और आपका ये जो गैप है ये फाइनेंस हो जाता है। इस साल की सूरत हाल ये है कि अभी तक 8 माह के अंदर जो ये रवा माली साल जा रहा है उसमें 1 अरब डॉलर से कम का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। इंपोर्ट्स को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इकॉनमी बैठ गई, ग्रोथ वो उतनी सूरत हाल में हो सकती, और एक हाइपर इन्फ्लेशन में आप गुजर रहे हैं, और ये इन्फ्लेशन भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि IMF की शराइत के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बुलंद शरह पे रखना, रुपए को कमज़ोर या फ्लेक्सिबल रखना ताकि आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर क्वांटम उसका इंक्रीज़ ना होने पाए, और साथ जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इंक्रीज़ होती हैं यूटिलिटी की, पावर की, लाइकली है कि एक और इंक्रीज़ होगी 1 जुलाई से, 5 रुपये का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गैस की कीमतें पहले इजाफा हो चुकी हैं, मज़ीद होंगी, और रुपए को रोका नहीं जाएगा आर्टिफिशली। हम कहें कि हम इसको 260 कर लेंगे या 265 पे कर लेंगे, नहीं करेंगे। मार्केट फोर्सेस की बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट कितनी है और एक्सपोर्ट्स कितनी है और आपकी अर्निंग कितनी है, उस बुनियाद के ऊपर एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाएगा। तो उसमें अफराते ज़र नीचे आ जाए, महंगाई कंट्रोल हो जाए। अगले साल 2 साल मुझे ज़मीनी हक़ाइक़ में उसकी कोई गुंजाइश एटलीस्ट नज़र नहीं आती। अल्लाह से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस कौम के अंदर शायद उतनी बर्दाश्त अब रह नहीं गई। 2-3 सालों में इतना हमने इनको रगड़ा है, 30-35% इन्फ्लेशन और 40-50% फूड इन्फ्लेशन के साथ, कि अल्लाह से इस वक्त मदद मांगने की ज़रूरत है कि जो इस मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा जो पावर्टी लाइन के इर्द गिर्द या उससे नीचे ज़िंदगी गुजारता है, उसको इतने वसाइल ज़रूर मिल जाएँ कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और इस्लाहात एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी से स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ की तरफ आने से पहले। हम कितना अरसा इस चीज़ में फंसे रहेंगे कि लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी शायद अब मुझे लगता है कि वसाइल मैसर ना हो। रोटी 2 वक्त की ख़रीद के 3-4 जिसके बच्चे हों वो पेट भर के उनको खाना नहीं खिला सकते। जी बिल्कुल सही है नदीम मलिक साहब। इस वक्त जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है वो यकीनन बहुत ही चैलेंजिंग है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी नहीं है, हम एक अंडर मैनेज्ड या मिस मैनेज्ड इकॉनमी है। अगर हम अपने वसाइल को सही तरीके से बरूए कार लाते या अब भी लाएं तो हम इन मुश्किलात से 2-3 साल में निकल के एक बड़ी रोबस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन उसके कुछ तकाज़े हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो इस खित्ते में किसी वक्त सबसे आगे था। आज इंडिया भी हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश भी निकल गया। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक रुझान है कि जी हमने ये नहीं किया, उसने ये कर लिया, हम इसलिए पीछे रह गए। हमारी पॉलिसीज़ में कोई कमी नहीं थी। जब विजन 2010 हमने बनाया तो साउथ एशिया में किसी के पास उस जैसा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। हमने जब विजन 2025 बनाया उस वक्त भी साउथ एशिया में नहीं किया किसी। हमारा अलमिया है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, जो हमारा प्लानिंग का स्ट्रक्चर है, इसकी डीटो कॉपी बांग्लादेश के अंदर है। कॉमा फुल स्टॉप का भी फ़र्क नहीं है। बांग्लादेश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में करप्शन में हमसे बहुत आगे था, लेकिन हमसे पीछे निकल गया। किस चीज़ ने फ़र्क डाला? हसीना वाजिद के 15 सालों में इकनॉमिक पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी ने। हमारे यहाँ हम बार बार रिवर्सल्स करके उन पॉलिसीज़ को डिसबैंड करते हैं। उससे जहाँ एक नुकसान तो ये होता है कि उसके तमाम
फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा उससे नुकसान ये होता है कि आपकी जो ट्रस्ट है मार्केट्स का, जो कॉन्फिडेंस है, वो शैटर हो जाता है। सर बांग्लादेश ने एक चीज़ जो हमसे फ़र्क की है ना, बांग्लादेश में जनरल अरशाद के बाद किसी ने हुकूमत को उल्टा के वहाँ नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश नहीं की। जी हाँ। हमारे यहाँ ये जो तजर्बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है, उन्हें रोकना पड़ेगा अपना हाथ। ये जो एक वो हैंड पिक्ड बंदे को बिठाने का शौक है ना कि पाकिस्तान इससे ठीक होगा, नहीं हो सकता ऐसे ठीक। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। आप जापान ले लें, कोरिया ले लें, मलेशिया ले लें, सिंगापुर ले लें, चाइना ले लें, वियतनाम ले लें, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की, हर वो मुल्क जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कामयाब हुआ है उसमें कम से कम 10-10 साल के सियासी तसलसल के रजीम्स के टेन्योर्स हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशेंट नहीं है, क्योंकि वैसे तो हुस्नी मुबारक भी 40 साल रहा, अनवार सादात भी रहा, इजिप्ट तो नहीं ठीक हुआ। एक सबसे पहली आपकी शर्त है कि स्टेबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी हो। दूसरा ये कि आपके पास राइट पॉलिसीज़ भी हों। अगर आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी तो वो स्टेबिलिटी भी काम नहीं करेगी। तो आज हम जिस जगह खड़े हैं, मैं देखिए आपको एक छोटी सी मिसाल, मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि हमें तारीख़ का बोझ अपने कांधों पे महसूस करना चाहिए। आज से 24 साल के बाद इस खित्ते में हम और हिंदुस्तान आज़ादी की 100 साल मनाएंगे। हो सकता है मैं और आप उस वक्त ना हो, लेकिन हमारी नौजवान, हमारी औलादें तो होंगी ना। उस वक्त हिंदुस्तान कहाँ होगा और हम कहाँ होंगे, ये वो सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए। आज अगर हम इस वक्त से इंश्योर करें कि अगले 24 साल 5% की एवरेज ग्रोथ रखेंगे तो हमारी जीडीपी तकरीबन $1200 होगी। आज अगर हम ये तहिया करें कि हम 7% पे जाएंगे तो तकरीबन वो 2000 होगी। और आज अगर हम ये तहिया करें कि हम 9% से, जो कि एक बहुत गैर मामूली ग्रोथ होगी, तो हम $3000 फीकस एक मीशत बन सकेंगे। आप मुझे बताइए कि कोई दुनिया में ऐसी बात तो नहीं ना, सॉरी 3 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकेंगे 3000 की। लेकिन मेरा मकसद है कि ये वो हमारे सामने सवाल हैं कि आज हमारा रिस्पॉन्स ये डिसाइड करेगा कि हम क्या बनेंगे। लिहाजा सर इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है, जिसको हम हमारे सियासतदान शायद उतना ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। 1990 में 90-92 पैसे का, हमारे 90-92 पैसे और इंडिया का ₹1 मिला करता था। मनमोहन सिंह अपना गोल्ड एयरलिफ्ट करके न्यूयॉर्क लेकर गया था। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उसके ऊपर चले। वहाँ किसी ने नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ ये जो तजर्बा है ना कि वो लाएंगे, मोइन कुरैशी बिठाएंगे, इकॉनमी चल पड़ेगी, इमरान खान को लॉन्च करेंगे, ये चोर डाकू बना के इकॉनमी ठीक हो जाएगी, अब हमने उसको हफीज़ शेख को ला के बिठाएंगे, वो पाकिस्तान ठीक कर देगा। ये नहीं हो सकता, इसको समझना पड़ेगा। हमने तोड़ के सीपैक एक हमारे लिए विंडफॉल आया था, अल्लाह की तरफ से रहमत का एक जरिया बना था, हमने उसको तबाह कर दिया। हमारे पास पैसे वापस लुटाने को नहीं है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम फंस गए। $50 अरब किसी गरीब मुल्क में आया, उसकी काया पलट हो जाती है, हम फंस गए। क्योंकि लड़ाई ये शुरू हो गई कि बंदा ऊपर मेरा बैठेगा कि ना बैठेगा। ये हम नहीं सुधर सकते सर, जब तक इस डायलॉग की ज़रूरत है, एक सिविल मिलिट्री डायलॉग की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अब ये रियलाइजेशन है, जिस तरह कि अब SIFC का एक फोरम है, उसका मकसद बुनियादी तौर पे जो मैं समझा वो यही है कि जो एक डाइकोटमी थी हमारे यहाँ के, एक रस्साकशी हो या एक मिसट्रस्ट हो, कि एक टेबल पे बैठ के अगर इकनॉमिक फ़ैसलों में सबकी ओनरशिप होगी, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अगर आ जाएगी, तो शायद हमें मुस्तकबिल में इस किस्म के रिवर्सल से निजात मिल जाए। मेरी आपको ये नहीं लगता कि डायरेक्टली उन्होंने ओनरशिप इसलिए ली है कि वो सोचते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते और या आप में कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये काम हम? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2013 और 18 पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड डेवलपमेंट का पीरियड है। आपको याद होगा कि 2013 में 18 घंटे यहाँ बिजली नहीं होती थी, यहाँ पर हर रोज़ खुदकुश बम्बार फटता था। हमारी इकॉनमी जो है वो 2-3% पे आ गई थी ग्रोथ, इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे थी। आपके ख्याल में सारे के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ने क्यों सोचा कि आपको उठा के फेंक दिया जाए? देखिए, ये मैं इसके बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन, मेरा ख्याल है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके कुछ फियर्स थे। उसका मेरा ख्याल है एक शायद ये फियर होगा कि अगर ये दोबारा वापस आ गए तो जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है वो शायद डिस्टर्ब हो जाए और शायद इनकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाए। इस किस्म का हो सकता है फियर हो उनके जहन में। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हम इससे हमें मैच्योर कर लेना चाहिए। इमरान खान के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट थी ना 2011 से शुरू हुई थी, और ये उनका ख्याल था एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों ने पार्टियों ने एक बारी लगा ली है, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी आएगी, एक दफ़ा नून लीग, तो एक थर्ड फोर्स बनाते हैं, उससे नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन ये सब चीज़ें अब नाकाम हो गई ना। देखिए दुनिया तो आज हम कौन सा सही होगा? नहीं, अब इंशाल्लाह
मेरा ख्याल है कि अगर अब भी ना हम समझे ना तो फिर तारीख़ में हमारा वो मुकाम होगा कि जो तारीख़ याद रखेगी। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अब हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इस बात का एहसास नज़र आता है, हर जगह मौजूद है। असल में अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो पार्टिजनशिप से निकलें और एक कंसेंसस पैदा करें। जैसे हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उस तर्ज पे अब एक मुआशी नेशनल एक्शन प्लान पे सब लोग मिलें। और मैं अभी हम बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मुस्बत पेशरफ थी कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म के पास तशरीफ़ लाए। और उस वक्त हमने जब मीडिया से टॉक की तो यही कहा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। इसके मसाइल, इसकी कामयाबियाँ, इसके लोग हम सब के हैं। अगर खुदा न खास्ता मसाइल, महंगाई मुल्क में बढ़ती है तो ये नहीं कि उससे PTI का वोटर मुतासर होगा और मुस्लिम लीग नून का वोटर नहीं होगा। या अगर मुल्क में बेरोज़गारी पैदा होती है तो एक पार्टी के लिए होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। अगर कोई पॉजिटिविटी जनरेट हुई होगी तो फिर इस वारंट ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मेरा ख्याल है कि अदालती कोई एक अमल होगा। कई दफ़ा होता है कि आप अगर पैरवी ना करें किसी केस की, वहाँ पे पेश ना हो, तो अदालतें इस किस्म के वारंट निकाल देती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसा डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए कि जिससे सियासी महाजराई और उसमें तूल पड़े। जो वज़ीर आला हैं उनका वज़ीर आज़म के पास आना एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर था, और उन्होंने जो गुफ्तगू उनके साथ की और मीडिया में भी की वो बड़ी एक उम्मीद की किरण थी। और हमने भी उनको एश्योर किया कि अपनी अपनी सियासत के साथ हम सबको मुल्क के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। लेकिन एहसन साहब, हमारी सियासत में अभी भी जो कुछ हो रहा है वो डिसरप्टिव ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टिव कम है। पीपल्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान किया, अब उनकी रिजर्व सीटों का तनाज़ा बनना ही बनना था, वो वाला इशू चल रहा है। तो आपकी एक बड़ी जमात जो लीडिंग पार्टी इस वक्त होनी चाहिए थी पार्लियामान के अंदर, आप लीडिंग पार्टी नहीं, आप हुकूमत में है इस वक्त, लेकिन यू आर नॉट द लीडिंग पार्टी। नदीम साहब, वो इस वक्त सजा भुगत रही है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो सारी बातें आप बताएं, इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, जब नो कॉन्फिडेंस हुई इमरान खान साहब के पास, तो ये किसका फैसला था कि वो इस्तीफ़े दे के असम्बलियों से बाहर चले जाएं? अगर वो असम्बलियों में बैठे रहते तो वो नाकों चने चबवा देते हुकूमत को। ठीक है, खुद गए ना। जब वो निकल गए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमतें थीं। अगर वो हुकूमतें ना तोड़ते तो इलेक्शन तक कम से कम 2 सूबों में उनके ऊपर छतरी होती और वो 2 हुकूमतों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे। किसके कहने पे उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें तोड़ी? उनका अपना फैसला था ना। इलेक्शन कमीशन उनको 2 साल से कह रहा था कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आप वायलेशन में हैं, आपका इंतखाबी निशान चला जाएगा, आप अपने इलेक्शन करा लें। अगर उन्होंने 2 साल अपने इंतखाबात नहीं कराए और अपना इंतखाबी निशान बरकरार नहीं रख सके तो किसका कसूर है? वो खुद जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने जब इंतखाबी निशान छिन गया तो किसी एक ऐसी पार्टी से इल्हाक किया कि जिसने खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, जिसका कोई कैंडिडेट नहीं था, जो लिख के दे चुकी है, और अब वो खुद मान रहे हैं कि ये सब हमारी गलतियां हैं। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ने की हमारी गलतियां। देखें, आप अगर इंतखाबात आप से कोई सियासी काउंसिल से इत्तेहाद करें, आपकी गलती। आपकी किसी सियासी जमात की क़यादत जो है वो जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर नहीं, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नहीं, हमने मैं उससे एक अलग बात करता हूँ, लेकिन जो मैं ये पॉइंट खत्म कर लूं, निज़ाम है आपकी जमातों मैं आपको ये पॉइंट खत्म कर लूँ कि देखिए, अगर आप अपनी मखसूस नशिस्तें हारते हैं, खोते हैं अपनी हमाकत से, आप अगर इंतखाबी निशान बरकरार नहीं रख सकते, आपकी अपनी मिसमैनेजमेंट है, आप हुकूमतें तोड़ते हैं अपनी नाहली नालायकी से, तो फिर अगर आप एक पार्टी के तौर पे ये अपने मुफाद के फैसले मैनेज नहीं कर पा रहे, आप दावा करें कि हम मुल्क चला लेंगे। देखिए ना, ये सारी चीज़ें जिनकी आज वो सज़ा भुगत रहे हैं, ये ना इस्टेब्लिशमेंट ने उन पे थोपी हैं ना हमने उन पे थोपी हैं। ये तो उनकी अपनी नाहली और नालायकी है जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं ना। उसके लिए खुद को इल्ज़ाम दे बजाय दूसरों को इल्ज़ाम देने के। 2018 में सेनेट इंतखाबात के वक्त जब आपके सेनेटर से निशान ले लिया गया शेर का और उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया, वो फैसला नून लीग की हिमाकत थी या वो इस्टेब्लिशमेंट का फैसला? देखिए, वो जो फैसला था ना, वो किसका फैसला? उसकी पुश्त के ऊपर ये नाअहली नहीं थी कि हमने अपने पार्टी का इलेक्शन नहीं कराया। वो शेर के निशान किसने वापस दिया? वो देखिए ना, वो तो एक टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया, वो तो उसके सब का था ना, इंजीनियर था ना जी। अच्छा, तो आपको अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास गुंजाइश थी, उन्हें कहते हफ्ते में जाओ, ये वाला तरीकाकार नहीं था, टेक्निकल फ्लॉ है, ठीक करके वापस आ जाओ। है कि मेरा मकसद है कि ये इस फैसले तो उन्होंने खुद अपने ऊपर नाजिल किए ना। आप लोगों ने भी खुद ही फैसला किया था ना नवाज शरीफ को लगाने का, जिससे उन्होंने शेर का निशान नहीं, हमने तो देखें, ये इंजीनियर की चीज उस वक्त भी आज भी इंजीनियर है, तब भी गलत थी, आज भी गलत। हमने उस वक्त कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे हमने लॉ वायलेट किया हो। एक आइन के अंदर, कानून में जवाज मौजूद था कि वो प्रेसिडेंट बन सकते थे, हमने उनको प्रेसिडेंट आपने प्रोविजन डाली थी,
नहीं तो पहले नहीं पास आपने किया ना, डाली थी, नहीं कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो बदनीयती थी ना, तो अब कोर्ट ने उसे बल्ले का निशान ले लिया। अब वो बल्ले का निशान इसलिए लिया कि उन्होंने इंतखाब नहीं कराया, उसको मौका दे देते हफ्ते में करवा के। अब कितने रिमाइंडर्स दिए, कितनी याद दहानियां कराई। देखिए ना, आप इलेक्शन कमीशन से पूछें, वो आपको बताएंगे कि कितनी दफा अगर आप इस सूरत में सोचें कि मुल्क में पॉलिटिकल इकॉनमी आपकी सही हो जाएगी, नहीं हो सकती। ये एक बड़ी जमात का हिस्सा जिसने आधे वोट पाकिस्तान के जो पोलों में उसको पड़े हैं, वो सड़कों पे हो और आप कहें कि हम माइनॉरिटी पार्टी को मच लाएंगे और पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। नहीं, देखिए हम माइनॉरिटी हुकूमत नहीं है। इस वक्त जो कोलेशन है ये 2/3 वोट्स पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करती है, तो ये कह देना कि वो मेजॉरिटी है दुरुस्त नहीं है। ठीक है, उनके पास एक सिंगल लार्जेस्ट चंक हो सकता है हो, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की ब्रॉड सपोर्ट का ताल्लुक है, इस कोलेशन के पास 2/3 वोट्स हैं, पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। लेकिन हैविंग सेड दिस, इंतखाबात के नतीजे में तो आपकी 80 निशस्तें, देखिए हम फिर और भी पीपल्स पार्टी आपके साथ वजारतों में शामिल नहीं हुई है। नहीं, देखिए हैविंग सेड दिस, मैं फिर कहूँगा कि वी आर रीचिंग आउट, और मैं फिर पीटीआई को कहूँगा, देखिए जब आपने हल्फ उठा लिया, जब आपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, जब आपने प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में ले लेकिन आपको अब उन्हें मेन स्ट्रीम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपने 8 फरवरी के अब इंतखाबात को तस्लीम कर लिया, लिहाजा अब आइए, अब हमें असेंबली के अंदर बैठ के मुल्क के लिए सोचना और काम करना है। सड़कों की सियासत छोड़ें, अब पार्लियामेंट की सियासत करें। सड़कों की सियासत नहीं तो गया 2013 से ऑनवर्ड, जो कुछ 2014 में धरना शुरू हुआ, जी, फिर वो इमरान खान की 2018 में हुकूमत बनी तो हुकूमत बन के भी उस सड़कों पे, जी, तो उसके बाद नो कॉन्फिडेंस हुई, फिर भी सड़कों पे। तो अब पाकिस्तान भी सड़कों पे ही है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि देखिए पाकिस्तान के अवाम में अब सकत नहीं है, पाकिस्तान के लोग किसी नेगेटिव पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो चाहते हैं और वो देख रहे हैं, हर किसी के पास मालूमात है। मैं आपको एक सिंपल, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, आपके ज़रिए लोगों को बता दूं कि देखिए ये नंबर्स अगर किसी कंपनी के हो ना, तो उसका सीईओ रात को सो नहीं सकता, और हम भी जब ये नंबर्स देखते हैं तो हम सोते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कुछ मेहनत करें, और 2-3 साल बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत के कुल रेवेन्यूज़ जो हैं, यानी कि वफाकी हुकूमत के पास जो कुल पैसे आते हैं सूबों का हिस्सा निकाल के 7,000 अरब हैं, जो हमें सिर्फ कर्जों की अदायगी करनी है, वो बजट में 7,300 अरब थी, लेकिन कोई 8,000 अरब तक जा सकती है, जाएगी वो, ठीक है ना, क्योंकि आपने 22% पे पॉलिसी रेट रखा हुआ है। ये तकरीबन हमें कर्जों की अदायगी के लिए भी 800 से 1,000 अरब मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। आपकी हुकूमत चलाने के 700 अरब अलहदा, पेंशन के 800 अरब अलहदा, दिफा का 1800 बजट अलहदा, डेवलपमेंट का 900-950 अरब रुपए अलहदा, जो ट्रांसफर्स और सब्सिडीज़ और जो सूबों को जाते हैं 1200 अरब वो अलहदा, ये सब उधार है। देखिए जब आप किसी कंपनी को या मुल्क पूरा डिफेंस बजट उधार के ऊपर चल रहा है, डिफेंस का एक न्यूक्लियर पावर है जिसका पूरा डेवलपमेंट बजट उधार पे चला रहे हैं। पूरी हुकूमत की तनख्वाहें, अगर पूरी पेंशन्स, अब लोग अक्सर सवाल करते हैं जी आप हुकूमत में रिलीफ क्या देंगे, मैं क्या रिलीफ अगर हम अभी देंगे, जो भी रिलीफ देंगे वो मजीद कर्ज लेके देंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मुझे आपको खुदाफिज करना, ब्रेक करीब आ रही है, IMF से एग्रीमेंट हो जाएगी हमारी? जी मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा, और ये जो मैंने आपको कहा ना, ये डराने की बात नहीं, लेकिन जितनी ये खौफनाक पिक्चर है उतनी ही पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IMF से आज तो रखेंगे एक मुस्बत बयान? जी इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो नंबर्स हैं हमारे ठीक हैं, तो उनके साथ हो जाएगा। और जैसे आपने कहा कि हमारे लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि IMF के साथ हम नथी हुए में, जो इंटरनेशनल हमारी क्रेडिबिलिटी है और फाइनेंसिंग है वो सब भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये हमारे लिए इस वक्त ज़रूरी है कि हम IMF के साथ अपने प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखें ताकि पाकिस्तान को मज़ीद फाइनेंसिंग भी मिल सके। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आप हमारे साथ हैं। एक ब्रेक करीब आ रही है जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बैरिस्टर सैफ साहब, तर्जमान KP गवर्नमेंट हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए जी, ये कोई मैं समझता हूँ रूटीन की कार्रवाई है अदालतों में। जब मुकदमा ज़ेर समाअत होते हैं तो ये बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होना एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक नॉर्मल कार्रवाई होती है, और ये जैसे इशू होते हैं ऐसे ही ये वापस भी ले लिए जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू है या कोई लीगल इशू है। अलबत्ता एक चीज यकीनन है कि ओवरऑल अगर पंजाब हुकूमत को देखा जाए तो वो तो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, और PTI के ओहदेदारों के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ कोई भी बहाना उन्हें मिले तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल यही है
कि पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो पंजाब हुकूमत इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट भी करेगी और कर भी रही है। और बैरिस्टर साहब, लेकिन जो गंडापुर साहब की मीटिंग थी शहबाज शरीफ से, उससे थोड़ी उम्मीद की किरण बनी थी कि दोनों तरफ से मुस्बत बयानात आए कि मिलकर काम करेंगे पाकिस्तान के लिए, सियासत अपनी करेंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए इकट्ठे चलेंगे। तो वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट था, नुक्ता आगाज बनना चाहिए था। आपको लगा कि कोई उसमें ब्रेक थ्रू हुई है उस मीटिंग में? मलिक साहब, जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, हमने तो बिल्कुल मुफाहिमत टू दी एक्सटेंट के गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसमें हम एक दूसरे के साथ तावन करेंगे और अपने सूबे की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो हुकूक हैं, जो वफाक की तरफ हैं हमारे इशूज, उनमें हम कोई भी कन्फ्रंटेशन, तसादम जो है वो नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से मुफाहिमत और एक तरीक़ाकार के तहत हम चलने की कोशिश करेंगे। और यही वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और ये जो SIFC के इजलास होने जा रहे हैं या इस तरह के इशूज़ हैं, उसमें भी हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि विदाउट प्रॉब्लम्स और कन्फ्रंटेशन हमारे मसाइल हल हों। लेकिन देखें, ये एक साइड से होगा नहीं। अगर हमारी तरफ से मुफाहिमत होगी, अच्छा बयान आपने दिया है कि आप मुफाहमत के साथ आगे चलेंगे, SIFC के साथ भी शमूलियत करेंगे, तो उसमें भी खुले दिल से जाएंगे, तो ये पॉजिटिव इनिशिएटिव होगा। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से तो मैंने कहा ना कि हमारी तरफ से तो ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अब ये उस साइड से भी रेसिप्रोकेट होने की जरूरत है। अगर दूसरी साइड से हमें छेड़ा जाता है और हमें डिस्टर्ब रखा जाता है और हमारे खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, जैसे कि हो रही हैं, आप देख रहे हैं, और खास तौर पर अब बाकी तो छोड़ें, सिर्फ यही देख लें कि पंजाब की जेलों में आज भी हमारी कई खवातीन कई माह से नजरबंद हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमे की समाअत भी नहीं हो रही, कोई केस नहीं चल रहा। अच्छा, एक आपने अभी बयान दिया है, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत चाहता हूँ। आपने कहा कि इमरान को KP गवर्नमेंट के हवाले किया जाए अगर उनको खतरा है अडियाला जेल के अंदर। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं, क्यों बयान दिया आपने? देखें नदीम साहब, कुछ दिन पहले की बात है, ये लास्ट वीक जुमेरात या जुमे की मैं बात करूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब वहां गए इस्लामाबाद और बानी तहरीक जो है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनका उसी हवाले से सिक्योरिटी का एक थ्रेट जारी किया और उसके बाद ये कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। बाकायदा खत लिखा हमें। तो इससे और उसके से पहले भी वो एक दहशतगर्दी के हवाले से खबरें चलाई जाती हैं कि जी जेल पे हमले का खतरा है, और इस तरह की बातें करके एक फिजा पैदा की जा रही है कि मुलाकात इमरान खान से जो लोगों की मुलाकात नहीं होती उन पर पाबंदी लगाई जाए। एक दूसरा ये है कि आपने देखा है कि अभी कुछ दिन से पूरे पंजाब में तमाम जेलों में हर कैदी पर जो है वो मुलाकात की पाबंदी लग गई है, और वो बेसिकली एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग डर जाएं और वो ये कहें कि सिक्योरिटी की वजह से प्रॉब्लम है और पाबंदी लगाई गई है, जबकि हकीकत में मकसद किसी और कैदी को नहीं, बाकी कैदियों को तो तंग किया जा रहा है, लेकिन खान साहब को जो है मुलाकात से लोगों को रोकने के लिए ये एक माहौल बनाया जा रहा है। आपके ख्याल में दहशतगर्दी का खतरा है इमरान को या नहीं है? वाज़ेह जवाब। देखें, मेरी अर्ज यह है मलिक साहब के अगर इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत के जेर एहतमाम पंजाब की एक बहुत बड़ी जेल जो कि अडियाला जेल है उसमें महफूज नहीं है, तो फिर तो उनको चांद पे ही रखना चाहिए। अब चांद पे तो हम जा नहीं सकते, तो फिर हम इनको यही कह सकते हैं मरियम साहिबा को कि आप उनको हमारे हवाले कर दें, सिक्योरिटी का हम उनका इंतजाम करेंगे। आपने जो मुकदमे चलाने हैं उनके खिलाफ वो आप चलाती रहें, आपके मुकदमों में वो है। आप मुकदमे तो आप वैसे भी जेल में चला रही हैं ना, उनको तो आप जेल से बाहर निकलने नहीं दे रही, तो आप जजों को पेशावर भेज दिया करें। इसलिए आप चाहते हैं कि उन्हें KP के हवाले कर दिया। लेकिन एक और भी आपसे मैं चाहूँगा, अब शेर अफजल मरवत, उन्होंने मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो लंबा सा कनेक्शन है, कोई इंडिया से किसी को पैसे गए हैं और वो मरियम ने कहा है इसलिए पैसे गए हैं। अभी उन्होंने आज दोबारा रिपीट किया कि मैं दोबारा मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और मैंने FIA को बोला है कि इसके ऊपर FIR दर्ज करें। ये इसके ऊपर कुछ है या जस्ट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? देखें, इस स्टेटमेंट की तफसीलात तो यकीनन शेर अफजल मरवत साहब के पास ही होंगी क्योंकि उन्होंने ही इस बयान जारी किया है। लेकिन मरियम साहिबा के हवाले से मैं ये तो कम अज़ कम कहूँगा और ज़रूर कहूँगा और बिल्कुल बबांगे दोहल कहूँगा कि मरियम साहिबा एक जेली मैंडेट की वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं। उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवा कर हारा हुआ हल्का जितवा कर उनको असम्बली में भेजा गया और आज वो वज़ीर आज़म हैं। मैनिपुलेशन के जरिए बनी है, अवाम की मैंडेट से और अवाम की ताकत से नहीं बनी, ये मैं जरूर कहूँगा। और ये जो खान साहब के साथ लिंक बात है कि ये जो एक फिजा पैदा कर रही है, ये मरियम नवाज साहिबा खुद पैदा कर रही है। उन्हें डर और खौफ है कि खान साहब से अगर लोगों की मुलाकातें हो गई या खुदा न ख्वास्ता उनके पॉइंट ऑफ व्यू से निकल आए जेल से,
तो मेरे पापा की और मेरे चाचू की हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी। तो एक ब्रीफ आंसर लास्ट आपसे, ये शेर अफसर मरवत साहब ने एक और बयान भी दिया, उन्होंने कहा 1000 अरब या हज़ारों अरब की उन्होंने बोला करप्शन हुई है 10 सालों में केपी में। महमूद खान का उन्होंने नाम लिया, एक डायरेक्ट बाय रास्त उनको इल्ज़ाम आयद किया कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसके ऊपर आपने तहकीकात शुरू की हैं कि वज़ीर आला परवेज़ खट्टक और महमूद खान के दौर में किस किस ने कितने पैसे कमाए? देखें, हमें तो तहकीकात से ज़्यादा इस बात से दिलचस्पी है कि FIA ने जो इस सिलसिले में तहकीकात करने की कोशिश की थी वो कहाँ गई। FIA ने भी इन मामलात पे तहकीकात की, कुछ नहीं हुआ। फिर और इदारों ने भी की, जिसमें हाई कोर्ट्स ने उनको स्टे भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो तहकीकात रोक भी दी और कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले तो उन तहकीकात को किया जाए जो हमारी खिलाफ हो रही थी, उनसे तो कुछ नहीं निकला। अब शेर अफजल साहब ने अगर कहा है तो शेर अफजल साहब की बात से मैं फिर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये तहकीकात भी होनी चाहिए कि आज हुसैन और हसन नवाज आते साथ ही बरी भी हो गए, उनको जमानतें भी मिल गई, जबकि अरबों डॉलरों की करप्शन जो है उसके ये मुल्जिम हैं, सबूत लोगों के पास हैं, अदालतों में पड़े हुए हैं, लेकिन अदालतों को ख्याल नहीं आ रहा। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें। सारा अहमद चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, और सारा अहमद का एजाज़ ये है कि इन्होंने अमेरिका का एक बड़ा अवार्ड जो समाजी खिदमात के लिए इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड, बाहिम्मत खातून का अवार्ड, बच्चों को इस्तेसाल से बचाना, छोटे बच्चों को बचाना, उनकी मदद करना, उस सिलसिले में जो इनकी खिदमात है उसके एतराफ़ में इनको ये अवार्ड मिला। इससे पहले इटली में भी ये एक अवार्ड जीत चुकी हैं। सारा बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले तो अपने काम के मतलब थोड़ी सी वजाहत कर दें ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि आपका इदारा क्या काम करता है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो नदीम साहब। और बिल्कुल देखें, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को पिछले 5 साल से हेड कर रही हूँ, और जो ये इदारा इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो जिस तरह बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम होते हैं, और जिस तरह चाइल्ड बेगरी है, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड टॉर्चर, और जो मिसिंग बच्चे नज़र आते हैं, हमें उनको उसकी इरेडिकेशन और बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हो सके, इसलिए इदारे को बनाया गया। और मैंने कोशिश की 5 सालों में कि पहले तो इसमें रिफॉर्म्स लाऊं। जब मैं आई थी तो इदारा बहुत इनएक्टिव था। माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज कि लोगों को इसके बारे में पता चले और इस इदारे को फ़ाल बनाया जाए, लोगों को पता और इस एक्टिवेट किया जाए इदारे को, ताकि यहाँ पे ऑपरेशंस में बेहतरी आए। उसके बाद जो है हमने जिस तरह 1 साल में 5000 से ज़ायद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम्स को रेस्क्यू किया, और 133 बच्चों को जो हमें अबैंडन मिले सड़कों से, कचरे के ढेर से, हमारे ब्यूरो के बाहर सड़कों पे बच्चों को छोड़ जाते हैं लोग, उनको सूटेबल फैमिलीज़ में हमने अडॉप्शन करवाई उनकी। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रेजेंट इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स, और बाकी वी एक्सपैंडिंग अक्रॉस पंजाब। हर जगह हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे CPUs। तो आई वॉन्ट आवर प्रेजेंस टू बी ऑल अक्रॉस पंजाब। मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा के लिए जो पंजाब में जो है वो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ इतने अच्छे तरीके से हो कि कोई बच्चा भीख मांगता हुआ नज़र ना आए, किसी बच्चे के साथ ज़्यादती, किसी बच्चे के साथ तशद्दुद होता हुआ नज़र ना आए। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ US गवर्नमेंट की कि उन्होंने मुझे अपना नॉमिनी बनाया पाकिस्तान का। आई हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नॉमिनी फॉर 2024 एज पाकिस्तान इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। जी अच्छा सारा, एक चीज़ जो ये बच्चियां घरों में काम करती हैं, ये एक जज साहब के घर में बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ। सिंध में हमने देखा है, एक पीर साईं थे, उनके घर बच्ची बाकायदा वो दुनिया से बेचारी रुखसत हो गई। इसके साथ इतना इंसानियत सोच सलूक किया गया कि वो TV के ऊपर बयान भी नहीं किया जा सकता। इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं। तो कोई ऐसा प्लान है कि जो बच्चियाँ घरों में काम करती हैं उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म मौजूद हो, उनकी देखभाल मॉनिटरिंग करने का, कि वहाँ कहीं अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा, कहीं मारा तो नहीं जा रहा। ख़बर तब बाहर आती है जब वो बच्ची इस हालत में ही नहीं होती कि ज़िंदा रह सके, फिर वो खबर चलना शुरू होती है। क्या उससे पहले हम कुछ प्रीएम्प्टिव कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने यू राइटली मेंशन, जैसे आपने रिजवाना केस का मेंशन किया एंड फातिमा फरेरो का सिंध में जिसकी डेथ हो गई। और रिजवाना को तो मैंने डेथ बेड पे देखा था आज से तकरीबन 6 माह पहले, और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ लिविंग इन माई ब्यूरो एंड वो एजुकेशन उसको हासिल वो कर रही है, और वो बच गई और हम उसको बचा सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चीज़ों का ऑफ कोर्स इनके एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। एंड देखें, एज़ पर पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट और जो भी आप कवानीन ले लें, चाइल्ड लेबर इज़ बैंड,
15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर रखना एक कानूनी जुर्म है। इशू ये है कि हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं, बहुत अच्छे कवानीन हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब बात आती है, जब मुलजिम गिरफ्तार होता है, ठीक है, उसके बाद कन्विक्शन रेट इज़ ऑलमोस्ट 2%, जो मैंने खुद विटनेस किया अपने इदारे में। हमने FIRs करवाई और फॉलो किया केसेस को, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत लो है। फिर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशरी, ये जो है बहुत ही इसमें डिले है। एक फैमिली के लिए जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, विक्टिम की फैमिली के लिए केस परस्यू करना बहुत मुश्किल होता है। तो नज़र ये आता है कि मुलजिम को सज़ा मिलती नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या विक्टिम प्रोटेक्शन क्योंकि नहीं है तो विक्टिम को हरासा किया जाता है। रिजवाना के केस में मैं खुद विटनेस हूँ, उसकी मदर ने बताया था कि उनको थ्रेट्स मिल रहे थे हॉस्पिटल में। फिर मैंने IG पंजाब को रिक्वेस्ट की और फिर पुलिस प्रोटेक्शन दी गई वहाँ पे। तो ये सूरत हाल है। व्हाट वी नीड टू डू इज़ द लेबर डिपार्टमेंट नीड्स टू बी मोर एक्टिव एंड इंश्योर कि चाइल्ड लेबर हो ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज कानून में मौजूद है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए। पंजाब में कसूर वाली साइड पे चाइल्ड अब्यूज़ के बहुत सारे वाक़यात हुए और बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि बाद में वो बच्चियाँ या बच्चे मर्डर कर दिए जाते हैं। क्या ऐसे जो सस्पेक्ट्स हैं या जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाए या जिनको कभी शुबे में पकड़ा जाए, उनकी प्रोफाइलिंग करके उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है? हमारे पास सेंट्रल डेटाबेस होनी चाहिए पुलिस के पास और आपके इदारों के पास। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट पुलिस ने मुझे बताया भी, हमने कसूर में भी अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा रन की ताकि अवेयरनेस हो वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। उन्होंने मुझे बताया कि हम प्रोफाइलिंग पे काम करें, मैपिंग पे, बेसिकली मैप ये करें कि जो कि ऑलरेडी जो पुलिस के पास डेटा है परपेट्रेटर्स का, जो पहले भी अब्यूज़ कर चुके हैं, उनका रिकॉर्ड पुलिस के पास होना चाहिए। सो दे सेड दे आर वर्किंग ऑन इट, बट आई डोंट नो व्हेन दैट एक्सरसाइज इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड एंड हम कब उसका। लेकिन मैंने कसूर में कमी देखी है, चाइल्ड अब्यूज़ के इंसिडेंट्स में मैंने कमी देखी है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, एंड हम इस पे काम करते रहेंगे अपनी कैपेसिटी में, इनफैक्ट बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, एंड आई होप टू सी गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। अच्छा, आपको शाबाश है जी, और आपको हमारी तरफ से भी बहुत सारी हिम्मत। आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला और आपको अता करे और इन बच्चों की खिदमत करें, इनको बचाएं। चाइल्ड अब्यूज़ बहुत बड़ा जुर्म है, हम सबको उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, सबको अपना हिस्सा डालना है। तो शाबाश है इस काम के लिए सारा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।